लाल बहादुर शास्त्री वैसे परमानेंट मामले में देखा जाए तो वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक को ना गिन के पहले परमानेंट जवाहरलाल नेहरू, दूसरे परमानेंट लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 से 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। जो 64 और 266 अगर देखा जाए तकरीबन 2 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम करा था। देखिए, कहा जाता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 में उनका जन्म हुआ था। तो कहते नहीं है कि 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को एक तो गांधी जयंती मनाते हैं और एक लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि जयंती मनाई जाती है महात्मा गांधी की। अच्छा, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, तो देखिए एक जगह पड़ती है मुगल सराय, और ये मुगल सराय है चंदौली ज़िला, उत्तर प्रदेश। तो आप ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगल सराय में जन्म हुआ किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, चंदौली ज़िले के थे। चंदौली ज़िला जो है ना वो बनारस से अलग हुआ है। तो पुरानी किताब अगर आप देखोगे, बहुत पुरानी, तो उसमें इनका जन्म जो है वो बनारस ज़िले में दिखाते हैं। तो बनारस ज़िले में इस वजह से दिखाते हैं चूँकि बनारस से अलग हुआ था चंदौली। ठीक है, तो अब चंदौली है, पहले वो बनारस ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। चलिए देखिए कौन कौन से वो पदों पर रहे, क्या क्या उन्होंने काम करे। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री बने, और जब उत्तर प्रदेश में वो परिवहन मंत्री बने तो उन्होंने एक डिसीजन लिया महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति रोडवेज में। आज भी आप देखते होंगे रोडवेज में है ना, महिला कंडक्टर्स आपको दिखाई देती हैं, महिला कंडक्टर्स दिखाई देती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक प्लान भी चलाया था, मिशन सारथी, आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी मिशन सारथी, जिसमें रोडवेज की बसों में महिला और ड्राइवर, मतलब कंडक्टर और ड्राइवर दोनों महिलाएं हैं। सुना आपने? नहीं सुना? उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन सारथी के तहत क्या तय करा था कि हम रोडवेज की बसों में, जो सरकार की रोडवेज की बसें हैं उसमें महिला महिला है वही कंडक्टर होगी और महिला ही ड्राइवर होगी। तो सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश में जब वो परिवहन मंत्री बने आज़ादी के बाद, तो उन्होंने फैसला करा कि देखिए महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति, उन्होंने कहा कि जो रोडवेज की बस है उनमें महिलाओं को भी सर्विस का मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महिला कंडक्टर्स बन सकती हैं। ठीक है, तो सवाल सुन लेना, जैसे आप कभी कभी रोडवेज के एग्ज़ाम देते हैं या किसी इस तरह के एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कि बताओ कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों में महिला कंडक्टर्स को तैनात करा था। तो लाल बहादुर शास्त्री जब वो उत्तर प्रदेश में
परिवहन मंत्री बने थे। चलिए, इसके बाद यूपी में पुलिस विभाग में मंत्री बने वो। यूपी में पुलिस विभाग, जब उन्हें यूपी का पुलिस विभाग दिया गया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग, पानी की बौछार का प्रयोग किया जाए। देखिए, जो लोग आंदोलन करते हैं वो भी हमारे देश के होते हैं। अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए वो आंदोलन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो आंदोलनकारियों को लाठी से ना मारे, बल्कि उससे पहले प्रैक्टिकल करे पानी की बौछार का। ठीक है। अब तुमने देखा होगा, जब आंदोलन होता है तो पुलिस सरकार के आदेश पर आंदोलन करने वाले लोगों को, धरना कर देने वाले लोगों को उस स्थल से हटाती है, भगाती है। तो शुरू में वो गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं मतलब। उसके बाद में जब लोग नहीं मानते तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं लाठियाँ फटकारते हैं, मारते नहीं, लाठियाँ ज़मीन पर पटकते हैं तेज़ी से, ताकि इंसान डर जाए और भाग जा। ठीक है, पुलिस के लोग। अगर उसके बाद भी भीड़ नहीं भागती तो क्या करते हैं, पानी की बौछार का प्रयोग करते हैं। जो लोग धरने पर बैठे रहते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, तो पानी के प्रेशर से उसे क्या करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, पानी डाल के उनके ऊपर। उसके बाद भी अगर भीड़ नहीं भागती है तो वो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। और जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है, भीड़ हिंसक अगर हो जाती है, तो उसे काबू करने के लिए वो लाठी चार्ज भी करते हैं। और कभी कभी अगर वो घिरी हुई स्थिति बन जाती है तो वो फायर भी करते हैं। ठीक है। तो किसने ये सुझाव दिया था कि लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग किया जाए? लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद में देखिए, केंद्र में रेल मंत्री बने। केंद्र में रेल मंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना होने पर त्यागपत्र दिया। रेल दुर्घटना होने पर त्यागपत्र दिया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको रेल मंत्री बनाया गया तो रेल एक्सीडेंट हो गया। उस रेल एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग भी मारे गए। उस समय वो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। लोगों ने उनसे कहा भी कि आपकी गलती क्या है। वो जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की है, वो जिम्मेदारी ड्राइवर की है, वो जिम्मेदारी उस अधिकारी की है, उस अधिकारी की है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये विभाग मेरे अंडर में था और मेरे अंडर में रेल दुर्घटना हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें मेरी भी कमी रही है। उन्होंने कहा कि भाई अपना रेल विभाग थामो, मेरे बस की बात नहीं है। आप देखिए कि एक रेल दुर्घटना होने पर रिजाइन देना, त्यागपत्र देना, आज कोई रिजाइन नहीं देगा। एक रेल दुर्घटना नहीं, अगर 10 रेल दुर्घटना भी हो जाएंगी तो रेल मंत्री रिजाइन नहीं देगा, और ये नैतिक जिम्मेदारी होती है सबकी। तो ये सवाल पूछा गया था एक बार कि बताइए कौन सा रेल मंत्री ऐसा था, है ना, जिसने रेल दुर्घटना होने पर त्यागपत्र दिया था, पहली बार ऐसा। तो लाल बहादुर शास्त्री थे। देखिए, कहा जाता है
कि उनके द्वारा दो नारे बड़े फेमस हुए। उनके द्वारा दो नारे बड़े फेमस हुए। एक नारा उन्होंने दिया था, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। महात्मा गांधी ने नारा दिया था 1942 में, करो या मरो। तो इन्होंने कहा था मरो नहीं मारो, और ये नारा दिया था उन्होंने 1942 में इलाहाबाद से। 1942 में इलाहाबाद से। उन्नीस में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में मरो नहीं मारो ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अच्छा देखिए, एक नारा बड़ा फेमस हुआ, जय जवान जय किसान। ये नारा उन्होंने दिया 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। क्वेश्चन आता भी है कि जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री का। देखिए, जब 1965 में पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। युद्ध के बाद में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, जिसे नाम दिया गया ताशकंद समझौता। तो ये सवाल भी आता कि ताशकंद समझौते में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था? तो ताशकंद समझौता, देखिए ताशकंद समझौता इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आपको याद रखने हैं। ताशकंद समझौता किस समय पर हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? स्थान, कौन सा स्थान था? तो ताशकंद था। और आज ये ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अच्छा, इस ताशकंद समझौते में मध्यस्थता किसने करी थी? मध्यस्थता किसने करी थी? तो रूस ने। ताशकंद समझौते में जो बीच में था वो रसिया था। ताशकंद समझौता जब हुआ तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हिस्सा लिया है? तो जिनकी हम बात कर रहे हैं वही थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो ये तो गए थे भारत की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति आए थे अयूब खान। तो ताशकंद समझौते में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए थे और उनका नाम था बेटा अयूब खान। क्या नाम था? अयूब खान। कहा जाता है कि ताशकंद में ही इनकी डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में। ताशकंद में उनकी डेथ हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में। ये सवाल पेपर में ऐसा भी आता है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसकी मौत भारत के बाहर हुई है।
देश का वो प्रधानमंत्री जिसकी डेथ भारत के बाहर हुई है, मतलब भारत में मौत नहीं हुई, भारत के बाहर उनकी मौत हुई है, तो क्या नाम आएगा? लाल बहादुर शास्त्री। उनकी मौत जो है वो भारत के बाहर हुई है। और कहा जाता है कि उनकी समाधि कहाँ है? अच्छा बताओ, मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है उसका नाम क्या है? शांतिवन। कहाँ? दिल्ली में। और इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। विजय घाट पर किसकी समाधि है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। और ये विजय घाट जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में है। देखिए, मरने के बाद 1966 में उनको भारत रत्न मिला और मरणोपरांत पहली बार किसी आदमी को भारत रत्न मिला। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री भी भारत रत्न से सम्मानित थे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न उनको मिला था 1966 में, मरणोपरांत पहली बार, मरणोपरांत पहली बार मरणोपरांत किसको भारत रत्न दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, कब दिया गया? 1966 में। पहले मैं सवाल बताऊंगा, फिर इनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, जीवन का संघर्ष है, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, सवाल आपको याद रखने हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। अगर राज्य पूछेंगे तो राज्य का नाम आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगर ज़िला पूछेंगे तो नाम आ जाएगा चंदौली, और उस ज़िले में भी खास जगह पूछेंगे तो नाम हो जाएगा मुगलसराय। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, हाँ, चंदौली ज़िले के मुगलसराय में। बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने रोडवेज की बसों में महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति करी? लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठी की जगह पानी की बौछार के प्रयोग का सुझाव दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा कब दिया था? 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय। ये जरूर याद रखें, कब दिया था? पाकिस्तान युद्ध के समय। भारत का वो पहला रेल मंत्री कौन था जिसने रेल दुर्घटना होने पर त्यागपत्र दे दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऐसी देखिए, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में ताशकंद समझौता हुआ था, उस ताशकंद समझौते में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने भाग लिया था? ताशकंद समझौता जो हुआ था उसमें मध्यस्थता किसने करी थी? रूस ने। भारत का वो पहला प्रधानमंत्री या भारत का वो प्रधानमंत्री जिसकी मौत भारत के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट पर किसकी समाधि बनी हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की। और सुनिए, मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। कब मिला? 1966 में। क्लियर है? देखिए, 1966 में। अब कहानी मैं बताता हूँ, पहले कहानी सुन लेना क्या है। ये कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय में हुआ और उनके पिता का देहांत हो गया जब वो बच्चे थे, छोटी उम्र में थे। तो माँ जो है वो लाल बहादुर शास्त्री और भाई बहनों को लेकर मायके में आ गई। तो जो पालन पोषण की जिम्मेदारी थी वो उनके नाना ने उठाई। नाना थे तो ननिहाल में आ गए, वहाँ रहने लगे। और उसके बाद में कहा जाता है जब थोड़े से बड़े हुए तो माँ ने बनारस भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए। और बनारस जो है वो संस्कृत का गढ़ है, वो इस वजह से भेज दिया क्योंकि पंडित थे, ब्राह्मण थे। अगर हाँ संस्कारों के काम सीख जाएंगे तो कम से कम घर में 2 वक्त की रोटी आती रहेगी। तो वो संस्कृत सीखे, शास्त्री बन गए। शास्त्री इस वजह से उनका नाम रखा गया क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा था।
उसी दौरान आपको पता होगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने, और फिर ये देश के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ हो लिए। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ रहे, महात्मा गांधी का इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, और ये हर मोमेंट में जो आज़ादी के आंदोलन थे, हर मोमेंट में गांधी के साथ रहे। और इतने बोलने में इतने अच्छे वक्ता थे वो, कहा जाता कि कभी कभी जब किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता था और बापू नहीं जा पाते थे तबीयत खराब होने की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो कहा जाता है वो शास्त्री को भेजते थे, क्योंकि उनका जो भाषण था ओजस्वी था, बात कहने का बहुत अच्छा सलीका उनको आता था, लाल बहादुर शास्त्री को। तो गांधी के साथ रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो भी शरीक थे, और उन्होंने मरो नहीं मारो जैसा नारा इलाहाबाद से दिया, ठीक है, जो कि एक उग्र नारा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। कहा जाता है कि देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने, और बाद में केंद्र सरकार में रेल मंत्री बने, और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। मैंने तो आपको सार सुनाया है, वो संघर्षों से भरा हुआ है। उसमें उनके जीवन में कष्ट बहुत हैं। सबसे पहला कष्ट तो यही है कि उनके सर पर पिता का साया नहीं है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय करना ये आसान काम नहीं होता, ठीक है, जब कोई सर पर साया ना हो। लेकिन अगर शास्त्री को देखा जाए तो उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ में आंदोलनों में हिस्सा लिया और एक राजनीति में अपनी बेहतर पकड़ बना कर रखी। छोटे कद के थे, ज़्यादा उनकी हाइट थी नहीं, कद काठी ज़्यादा नहीं थी, शॉर्ट हाइट थी, है ना। तो आपको पता होगा कि 1965 में जो पाकिस्तान है उसने भारत पर अटैक कर दिया, तो उन्होंने चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये ना समझे मेरी तरह, कभी ये सोचता हो कि ये प्रधानमंत्री की हाइट कम है तो मेरे कद से मेरे भारत की तुलना ना करे। भारत बड़ा विशाल है, मेरे कद से भारत की तुलना ना करे, ठीक है, भारत बहुत विशाल है। अगर नहीं मानोगे तो एक दिन दुनिया के नक्शे पर अपने आप को ढूंढते हुए रह जाओगे। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं पाओगे आप। ये उन्होंने चुनौती दी और कहा युद्ध होना प्रारंभ हो गया। कहा जाता जब युद्ध होता है तो प्रधानमंत्री से सलाह लेने के लिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद थे, राष्ट्रपति मौजूद थे, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी, है ना। शास्त्री जी 2 मिनट उस बैठक में लेट पहुँचे तो तीनों सेनाओं के सेना जो अध्यक्ष थे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि साहब हुक्म दीजिए, करना क्या है, क्या करना है, हुक्म दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं हुक्म क्यों दूंगा आपको, सरकार की तरफ से खुली छूट है आपको, सरकार की तरफ से सेना को पूरी छूट है कि जब दुश्मन ने हमला कर दिया है तो कोई बात नहीं होगी, ठीक है, आप अपना काम करिए, ठीक है, हम सेना के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं। मतलब सेना की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, कि इस देश के जवान की जय हो और इस देश के किसान की जय हो, क्योंकि किसान मिट्टी का सीना चीरने के बाद में अन्न उगाता है और उसी किसान के बेटे सीमाओं पर देश की रखवाली करते हैं, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया और बड़े मजबूती के साथ में भारतीय सेना लड़ी, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया। आपको पता होगा 1965 के उसी बोर में वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे, वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे, जिन्होंने अमेरिका से लाए हुए पाकिस्तान के 7 टैंकों को फोड़ दिया था, ठीक है। इंडियन सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी। अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को जो वहाँ पर रह रहे थे, रसिया ने अपने दूतावास को ये कहा कि खाली करो, तुरंत बैठ के आ जाओ, क्योंकि भारत जो है विकट मुद्रा में है इस समय, ठीक है, भारत विकट मुद्रा में है। उन्होंने कहा जल्दी से खाली कर दो, अपने अपने वतन लौट आओ। युद्ध चला,
बहुत अंदर तक, पाकिस्तान के अंदर तक भारतीय सेना ने जगह बना ली। भारत की सेना बहुत अंदर तक चली गई। जब भारतीय सेना बहुत अंदर तक चली गई तो हर युद्ध के बाद आपको पता होता है समझौते होते हैं। तो रसिया मतलब रूस ने मध्यस्थता करी और कहा कि लड़ाई को ख़त्म करो, आओ समझौता करते हैं। ताशकंद में बैठक हुई। कहा जाता है उस ताशकंद की बैठक में लाल बहादुर शास्त्री ये कहना चाह रहे थे बार बार कि भैया समझौता मानने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन जो सेना जहाँ तक पहुँच गई है, जिस देश की सेना जहाँ तक पहुँच गई है, वो सेना बॉर्डर जो बनेगा वहाँ से बनेगा। जैसे ये देखिए आप, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये हिस्सा है भारत का, ठीक है, और भारत की सेना पहुंच गई यहाँ। तो वो कह रहे थे शास्त्री जी कि अब जो है ना तार यहाँ लगेगा, अब तार जो है यहाँ से लगेगा, सीमाओं का सीमांकन अब यहाँ से होगा। पाकिस्तान कह रहा था कि युद्ध ख़त्म करो और अपनी अपनी सीमाओं में लौट जाओ। उन्होंने कहा कि भैया देख लो, अब तो हम तो सीमा यहाँ से लगाएंगे क्योंकि हमारी सेना यहाँ खड़ी है, हम अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म नहीं देंगे। कहा जाता कि उनके ऊपर इंटरनेशनल दबाव बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। पता नहीं उनके साथ में क्या हुआ कि 10 जनवरी 1966 को उनसे इस बात के लिए हस्ताक्षर करा लिए गए कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपनी अपनी सीमाओं में वापस लौट जाएंगी। तो ये बताया जाता है कि उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन तुम मुझसे हस्ताक्षर करा रहे हो, लेकिन ये ज़मीन कोई भारत का दूसरा ही प्रधानमंत्री आपको वापस लौटा पाएगा। और कहा जाता है कि उसी रात जो है उनकी तबीयत खराब हुई। कहा तो ये जाता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन ये रहस्य बना हुआ है कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, मौत का कारण क्या था, ठीक है। और इस तरह से एक यशस्वी प्रधानमंत्री जो वादे का बहुत पक्का था, काम का बहुत पक्का था, ठीक है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो सवाल मैंने लिखवा दिए हैं, सवाल मैंने बता दिए हैं कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं। लाल बहादुर शास्त्री का हेडिंग बहुत अच्छा है, अगर आप एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, शास्त्री जी की डेथ हो गई 66 में। तो जब किसी प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान डेथ होती है तो आपको पता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसको लेकर आए? गुलजारी लाल नंदा को। तो गुलजारी लाल नंदा की चूंकि हम लोगों ने बात कर ली है, इसलिए अब गुलजारी लाल नंदा की बात नहीं करेंगे। वो हमने लिखवा दिया कि गुलजारी लाल नंदा जो थे वो 2 बार बने थे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। चलिए, अब इसके बाद